करेंगे। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, आल्सो कॉल्ड द ऑस्टिनियन स्कूल। आपको पता है कि इसको ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है। हालांकि इसको बेंथम्स स्कूल कहा जाना चाहिए, बेंथम का स्कूल कहा जाना चाहिए। और क्यों कहा जाना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि ऑस्टिन बेंथम का ही डिसाइपल था और बेंथम ने एक किताब लिखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई और वो किताब उसकी अनपब्लिश्ड रह गई। और वो बुक या ट्रीटाइज ऑस्टिन को लाइब्रेरी में मिल गई, ऐसा माना जाता है। और उसने उसी को बेस बना के एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया। तो मेरे ख्याल से ये जो, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ये जो श्रेय है वो बेंथम को जाना चाहिए कि उसने एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दिया। और आपको पता है कि ऑस्टिन और बेंथम का जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा अंतर भी है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्टिन आर्मी का आदमी था और उसने उसी माइंडसेट से इस स्कूल को एक ही तरफ इसका झुकाव रख के इसको डेवलप कर दिया। जबकि बेंथम के कंसेप्ट में आपको पता है कि अधिकतम लोगों का सुख का कंसेप्ट जो था, जिसे हम मैक्सिमम प्लेजर मिनिमम पेन की थ्योरी भी कहते हैं, जिसको हम नेचुरल लॉ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत नेचुरल लॉ का एलिमेंट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ऑस्टिन ने इसमें से जो सारे नेचुरल लॉ के एलिमेंट थे, जस्टिस, मॉरलिटी, इथिक्स, वैल्यूज़, कस्टम, सोसाइटल बेनिफिट यानी मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम पेन, इस तरह के सारे एलिमेंट को बाहर कर दिया। ये कहा कि साहब ये जो है बाहरी तत्व हैं, बाहर के लोग हैं, इनको बाहर करो, इसका जूरिस्प्रूडेंस में या इसका लॉ में कोई काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसको ऑस्टिनियन स्कूल की बजाय हम और इसके फिर हमने देखा कि इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार में इसी थ्योरी का सहारा लेके लाखों लोगों को मारा गया कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन। और मानवता या इंसानियत को बहुत नुकसान पहुंचा इस अप्रोच की वजह से। तो बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं कि इसको ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है। दिस स्कूल वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अप्रोचेज इन लीगल हिस्ट्री and is primarily concerned with the analysis of the law as it is rather than it ought to be। तो हम इस स्कूल के बारे में जानते हैं। प्राथमिक तौर पर ये जो है एनालिसिस ऑफ लॉ, विधि का विश्लेषण से संबंधित है, कंसर्न्ड है। इट इज रादर देन एज इट ऑट टू बी, लॉ कैसा होना चाहिए इसका विश्लेषण करता है, ना कि इस बात का कि लॉ कैसा है इस बात का विश्लेषण करता है, ना कि इस बात का कि लॉ कैसा होना चाहिए। लॉ एज इट इज इसका विषय वस्तु है, ना कि लॉ कैसा हो या होना चाहिए ये इसकी विषय वस्तु नहीं है। इसके बारे में बात ही नहीं करता कैसा होना चाहिए। तो देखिए, द एनालिटिकल स्कूल इमर्ज इन 19th सेंचुरी। आपको पता है कि 19th सेंचुरी में एनालिटिकल स्कूल इमर्ज हुआ और ये जो इमर्ज हुआ वो नेचुरल लॉ का विरोध करते हुए आया। और आपको पता है कि इसने ये कहा कि नेचुरल लॉ ने लॉ को अनसाइंटिफिक बना दिया है, इसमें फॉगी एलिमेंट आ गए हैं, धुंधलापन आ गया है, इसका नेचर समझ में नहीं आ पा रहा। नेचुरल लॉ की वजह से लॉ का नेचर, सब प्रकृति समझ में नहीं आती है। इसका स्कोप बहुत वाइड हो गया है, इसका क्षेत्र विस्तार बहुत
विस्तृत हो गया है। कभी हम डिविनिटी को लॉ मानते हैं, देव तत्व को, कभी हम स्क्रिप्चर वाले लॉ को, लॉ जिसे हम इंटरनल लॉ कहते हैं उसको लॉ मानते हैं। कभी हम ह्यूमन लॉ को भी लॉ मानने लगते हैं, और कभी हम नेचुरल लॉ को या नेचर के लॉ को लॉ मानते हैं। तो इसको समझ में नहीं आ रहा इसका कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। ये कहते हुए एनालिटिकल स्कूल आया 19th सेंचुरी में। जॉन ऑस्टिन इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर। आपको पता है कि ऑस्टिन आर्मी में थे, और आर्मी के बाद में वकालत में गए, वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। और उन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी। तो ऑस्टिन थ्योरी इज ऑफन रेफर्ड एज द कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। हम इस थ्योरी को कानून का समादेश या कानून की आज्ञा या कानून का आदेश की थ्योरी भी कहते हैं, कि कानून का जो आदेश है वो मानना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको दंड देंगे। एक गन मोइन थ्योरी भी कह सकते हैं इसको, कि गन लेके खड़ा है आदमी कि मानो मैं ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे हाथ में गन है। अब दूसरा आदमी कहता है कि भाई ताकतवर तो तुम इस वजह से हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में गन है। अगर तुम्हारे हाथ में गन नहीं होती तो फिर आप आ जाइए, लड़ लीजिए बराबरी के साथ। तो ये कमांड थ्योरी कुछ इसी तरह का एलिमेंट देती है कि जिसके हाथ में ताकत है, चाहे वो किसी भी तरीके से ताकतवर है, वो उसका आदेश मानने को बाध्य करती है। तो देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल। और आपको पता है कि यहाँ पे जब हम कमांड थ्योरी ऑफ लॉ की बात करेंगे तो हमें एक मार्क्सिस्ट थ्योरी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ ये कहती है कि लॉ को हथियार बना के जो पॉलिटिकली पावरफुल लोग होते हैं या जो इकोनॉमिकली सुपीरियर लोग होते हैं, वो इकोनॉमिकली वीकर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और इसमें लॉ उनका सहारा बनता है। स्टेट की एजेंसीज या राज्य की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी भी उनका साथ देती हैं, जो कि पॉलिटिकली पावरफुल या इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाते हैं। तो राज्य की ताकत का सहारा लॉ लेकर लॉ के थ्रू उन कमज़ोर लोगों को कुचलने का औजार भी कानून बन जाता है। जिनके हाथ में ताकत होती है वो किसी न किसी तरीके से इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है। और कमांड थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो ये कहती है कि जिसके हाथ में ताकत है उसका आदेश मानना पड़ेगा। अब देखिए हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं कि इसकी खास विशेषताएं क्या हैं। तो पहला जो इसकी खास बात है वो फोकस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसने जो सकारात्मक विधि है, पॉजिटिव लॉ है, उस पर फोकस किया। पॉजिटिव लॉ क्या होता है? तो पॉजिटिव जो वर्ड है वो पॉजिट से बना है। पॉजिट का मतलब आप रख देना किसी चीज़ को, मान लेना या सकारात्मक तरीके से मानना, या किसी चीज़ को मान के चलना कि हाँ ये है। उसमें कोई उंगली नहीं उठाना कि भाई ये गलत है, सही है, इसमें ये कमी है। तो पॉजिट कर दिया जाता है लॉ को, तो हम उसको पॉजिटिव लॉ कहते हैं। उससे क्या ये कहा जाता है कि साहब अरे यार आप तो बड़े नेगेटिव आदमी हैं, आप हर चीज़ में कमी निकालते हैं। पॉजिटिव बनिए, आप सकारात्मक बनिए, इस चीज़ की अच्छाइयाँ देखिए। तो पॉजिटिव लॉ ये कहता है कि साहब जो लॉ बना है वो पॉजिटिव है, उसमें सकारात्मकता है, उसकी अच्छाई देखिए, उसके बारे में बुरी बातें मत कहिए, उसकी आलोचना मत कीजिए, चाहे वो कितना बुरा लॉ है, चाहे उसमें मॉरलिटी है, इथिक्स है, वैल्यूज़ है या नहीं है, लेकिन आपको सकारात्मक नज़रिया रखते हुए उसको मानना चाहिए। तो ये फोकस ऑन पॉजिटिव लॉ पे फोकस करता है। स्कूल स्टडीज
law as laid down by the sovereign authority। आपको पता है कि ये स्कूल जो है ये बात करता है कि लॉ जो है जैसा कि संप्रभु प्राधिकारी के द्वारा बनाया गया है उसके बारे में ये अध्ययन करता है। किसी सॉवरिन ने, बादशाह ने, संप्रभु ने अगर लॉ बनाया है तो वो लॉ की ये स्कूल स्टडी करता है। जो ताकतवर व्यक्ति ने लॉ बनाया है उसको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। इट डज नॉट डील विद मॉरल्स, इथिकल, आइडियल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। इसको कानून के नैतिक, इथिकल, नीति शास्त्रीय और आदर्श से संबंधित पहलुओं पर ये इसको कोई मतलब नहीं है। इट डज नॉट डील, ये इससे बारे में कोई डील नहीं करता है, ना तो मॉरलिटी, ना इथिकल वैल्यू, ना आइडियल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ की बात करता है। तो ये केवल ये कहता है कि ताकतवर ने जो लेट डाउन कर दिया, जो कह दिया, जो बता दिया वो लॉ है, केवल पॉजिटिव लॉ की बात करता है। तो ये एक यूँ कह सकते हैं कि एक नैरो माइंडेड स्कूल है, एक संकीर्ण दिमाग वाला व्यक्ति है, एक ही आइडियोलॉजी को फोकस मान के बात करता है कि लॉ जो कि ताकतवर ने बनाया है उसी लॉ की पूजा करता रहता है। आपको पता है कि शुरुआत में ऑस्टिन को भगवान मान के पूजा गया और बाद में उसको बीमारी की तरह से हटा भी दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। आपको पता है जब भगवान की तरह से किसी चीज़ को देखा जाता है, पूजा जाता है, तो उसको बड़े इज्जत के साथ रखा जाता है, उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, पवित्र जगहों पर रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसके तारीफ़ की जाती है। लेकिन जब उसमें किसी व्यक्ति में बीमार हो जाए तो आप उसके बच के भागने लगते हैं, आप उसके दूर भागते हैं। तो ऑस्टिन को शुरुआत में आपको पता है भगवान की तरह से पूजा गया और ये कहा गया कि ऑस्टिन इज़ द पाम ट्री। आपको पता है ताड़ का वृक्ष कहा गया उसको कि इतना ऊंचा होता है कि उसकी ऊंचाई का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि भाई इतना ऊंचा होना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब ऐसा स्कूल जिसमें कि मॉरलिटी ना हो, इथिक्स ना हो, जिसमें कोई भी जूस ना हो, जिसने गन्ने को इतना निचोड़ रस सारा निकाल दिया है, जो कि लॉ का रस जस्टिस, इथिक्स, वैल्यू, बेनिफिट टू द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्ट्रेंथनिंग द वीकर सेक्शन, सेविंग द वीकर सेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन है। तो कमज़ोर को बचाना, कमज़ोर की रक्षा करना, कमज़ोर को ताकत देना और बराबरी पे ले आना जो पीछे रह गए, लॉ का काम ये है। लेकिन हम लॉ से इन्हीं सारे तत्वों को निकाल लें तो लॉ का कोई फ़ायदा बचता नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ऑस्टिन को पाम ट्री इस वजह से कहा गया कि साहब उसने जो है लॉ की ऊंचाई दे दी। लॉ में जो मतलब इतना ऊंचा माना गया कि उसको कि भाई इसने तो बहुत ही एक साइंटिफिक थ्योरी दी। लेकिन ऐसे साइंस का भी क्या फ़ायदा कि वो परमाणु बम बना के दुनिया को बर्बाद कर दे, मानवता, इंसानियत को बर्बाद कर दे। तो ऐसे साइंस का भी कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें मानवता ना हो, जिसमें वैल्यूज़ ना हो, जिसमें इथिक्स ना हो। हमने देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे वर्ल्ड परमाणु बम गिराए गए और आज तक लोग वहाँ पे पैरालाइज पैदा होते हैं। और आपको पता है कि ये जो था वो एक सॉवरिन पावर्स की वजह से था। एक ताकतवर जो राज्य थे वो अपनी सनक के हिसाब से दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे और आज भी हम वही उसी तरह का कुछ सीन देख रहे हैं दुनिया में कि
अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है दुनिया का, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि वेनेजुएला के जो साथ जो हुआ है, जिस तरीके से उसके राष्ट्रपति को पकड़ के बंधक बना के ले जाया गया है, और इसके अलावा ग्रीनलैंड का भी हम इश्यू देख रहे हैं, जिस पे कि दुनिया के ताकतवर देशों की नज़र है कि कैसे इसको कब्ज़ा किया जाए। तो क्या हम फिर से वही सॉवरिन के जो ताकतवर है उसी का लॉ चलेगा, उसी तरफ जा रहे हैं? बहरहाल जो भी हो, लेकिन मानवतावादी लॉ की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है, और मानवतावादी लॉ ना होने की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हुए, जिसमें लाखों वीमेंस, औरतें विधवा हुई, बच्चे अपने अनाथ हुए, और फिर हमने उसका विध्वंस देखा। देश पूरे दुनिया में जिस तरीके से मंदी आई और लोग डिप्रेशन में चले गए, वो सॉवरिन मेड लॉ की वजह से ही थे, क्योंकि उसमें नेचुरल लॉ के एलिमेंट नहीं थे। हमने लॉ को इतना सुखा दिया कि ऑस्टिन, जो कि इस बात को कहता था कि लॉ में मॉरलिटी का क्या काम, इथिक्स का क्या काम, वैल्यू का क्या काम, तो ये जो है, जो पॉजिटिव लॉ होता है वो इसी तरह की बात हो करता है, ना तो मॉरल, ना इथिकल, ना आइडियल एस्पेक्ट ऑफ लॉ देखता है। अब देखिए, हम दूसरा खास एलिमेंट इसका देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स नेचुरल लॉ की, पॉजिटिव लॉ की। तो लॉ एज कमांड ये कहता है कि लॉ जो होता है वो आदेश होता है। मेरे हाथ में आज ताकत है, किसी भी तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिक शक्ति के थ्रू मैं ताकतवर हूँ, चाहे पॉलिटिकल शक्ति के थ्रू ताकतवर हूँ। तो अगर मेरे हाथ में ताकत है और मैंने आपको एक आदेश दिया, तो मेरा आदेश लॉ है, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। चूंकि मैं ताकतवर हूँ और मेरा कहा हुआ लॉ हो जाएगा। मैंने आपको कहा आपको ये काम करना है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। इस तरह के लॉ का जो है बात करता है पॉजिटिव लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब तक आपके हाथ में ताकत है तब तक तो आपका आदेश कोई मानेगा, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में ताकत निकल जाती है तो फिर आपका आदेश जो है वो लॉ नहीं माना जाएगा। जो आदमी ताकतवर हो जाएगा उसका आदेश लॉ माना जाएगा। तो ये जो स्कूल है वो हिंसा की तरफ भी आपको धकेलता है कि अभी जिसके हाथ में ताकत है, आप घात लगाए बैठे हैं कि कैसे ही उसको दबोच लें, उसको गिरा दें और मेरे हाथ में ताकत आ जाए, फिर मैं आदेश दूं और मेरा आदेश भी लॉ की तरह से माना जाए। तो ये स्कूल लॉ एज कमांड मानता है, लॉ को एक आदेश की तरह से देखता है। तो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन। आपको पता है इस लॉ के 3, जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, 3 खास तत्व हैं। एक तो कमांड, एक सॉवरिन, एक सैंक्शन। और हम जानते हैं कि कमांड आदेश ताकतवर का, अगर आप ताकतवर हैं तभी आपका जो है आदेश लॉ माना जाएगा। अगर आप कमज़ोर हो गए तो आप कुछ भी कहते रहिए, कोई भी आपका बात नहीं मानेगा, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। तो ऐसा लॉ जो ताकतवर की बात को ही सुनने के बारे में कहता है कि केवल ताकतवर की बात ही सुनी जाएगी, कमज़ोर की बात नहीं सुनी जाएगी, ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। ये नेचुरल जो लॉ है उसके खिलाफ भी है, क्योंकि सभी इंसान बराबर हैं, सभी बोलने का अधिकार है, तो दूसरे आदमी उसका सम्मान करें जो बोला गया है, चाहे वो कमज़ोर ने बोला है, चाहे ताकतवर ने बोला है। तो कमांड और सॉवरिन आपको पता ही है कि ताकतवर जो कहेगा, जो ताकतवर हो जाएगा वो। अब मैं इस मौके की तलाश में हूँ कि मैं सॉवरिन बन जाऊँ, बादशाह बन जाऊँ। और आपको पता है कि वर्ल्ड में जितने भी युद्ध हुए, एक राजा ने दूसरे राजाओं पर मारने के लिए या उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए जितने भी युद्ध लड़े,
वो सॉवरिन बनने के लिए हुए और अपनी बादशाहत, अपनी संप्रभुता को कायम रखने के लिए हुए कि मेरी बात उसने मान ले, नहीं तो मैं उस पर आक्रमण करूँगा, युद्ध करूँगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। राजा का इसमें कुछ नहीं बिगड़ा, सॉवरिन का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लाखों लोग इस युद्धों में मारे गए। तो सॉवरिन बने रहने की सनक कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, जो कि हमने दुनिया की हिस्ट्री में बहुत पहले से देखी है और आज भी इसका हमें इंडिकेशन अलग अलग देशों में कुछ टेंडेंसीज़ के उभार के साथ दिख जाता है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो दूसरे देश हों। हमें वहाँ पे दिख जाता है कि जो सॉवरिन बनने की सनक ने कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ, मेरा कहा हुआ लॉ माना जाए और जो नहीं माने मैं उसे दंड दे दूँ। अमेरिका ने क्या किया है आपको पता है। और ये सब जो हुआ वो डेमोक्रेसी के नाम पे ही हुआ, आपको भी ये भी पता है। तो सॉवरिन कमांड और सैंक्शन, और जिसने उसके आदेश को नहीं माना सॉवरिन, उसको दंड मिलेगा। तो ये थ्योरी जो है इस तरह की बात करती है, कमांड, सॉवरिन और सैंक्शन, आदेश, बादशाह, संप्रभु और दंड उसके द्वारा दिया जाने वाला। अब देखिए, इफ समवन डिसओबेज पनिशमेंट सैंक्शन विल फॉलो। आपको पता है अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया कई देशों पे। उसने कहा मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा, और कुछ देशों पे आक्रमण करने भी किया और कुछ पे करने की तैयारी भी है। तो ये जो कमांड मानता है ये कानून, वो इस तरह का कहता है अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं कहूँ तो आपको वाह वाह करनी ही पड़ेगी, मेरी तारीफ करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको दंड दूंगा, सैंक्शन दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। तो ये स्कूल लॉ को एक कमांड मान के चलता है। और तीसरी इसमें, इससे पहले हम ये बात और समझ लें कि ये स्कूल डिसओबेज की बात करता है। तो ये कहता है कि मेरा आदेश आपको मानना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपको जेल भेज दूंगा, मैं आप पे दूसरी तरह से ऑपरेशन का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। और ये कहीं ना कहीं लोगों में डिससेटिस्फेक्शन का कारण भी बनता है, क्योंकि जो ताकतवर है उसी का सत्ता चल पाएगी, तो दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं से ताकत इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे और ये हिंसा, वायलेंस को भी बढ़ावा देगा। तो देखिए, ये यही बात करता है कि ताकत के बल पर अपनी बात मनवाने की बात करता है, जो कि नेचुरल लॉ ऐसी बात नहीं करता है। तीसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिव लॉ की, वो है सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मॉरलिटी। इसने जो नैतिकता है उसको कानून से अलग कर दिया या उनको बिछाड़ दिया, अलग अलग कर दिया, क्योंकि लॉ और मॉरलिटी में एक रिलेशन होता है। लॉ अगर इमोरल है तो वो नहीं चल सकता है, नहीं चलना चाहिए। तो इसने लॉ कहा कि लॉ भाई अलग बात है, मॉरलिटी अलग बात है। लॉ से मॉरलिटी का क्या रिलेशन? अगर कोई आदमी डूब रहा है तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसको बचाऊं, हालांकि मैं तैरना जानता हूं। और आपको पता है आज भी इसी तरह का लॉ है, कोई आदमी डूब रहा है तो मैं तैरना जानता हूँ, अच्छी तरह से तैर सकता हूँ और मैं उसको बचा भी सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बचा नहीं रहा हूँ क्योंकि सेपरेशन ऑफ द लॉ एंड मॉरलिटी हो गया। आपकी नैतिकता तो ये कहती है कि आप उस व्यक्ति को बचाएं जो कि डूब रहा है, लेकिन लॉ ये कहता है कि भाई आपको बचाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप बचाना चाहें तो बचा लें। मैं ये आदेश नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप उसको बचाओ, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, आप चुपचाप वहाँ से मतलब निकल आए और उस व्यक्ति को नहीं बचाया, वो व्यक्ति डूब के मर गया।
तो सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मॉरलिटी, इस स्कूल ने लॉ को मॉरलिटी से अलग कर दिया। आपको पता है कोई आदमी भूख से मर रहा है और आपको पता है कि अगर मैंने इसको खाना नहीं दिया तो ये मर जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको बचाएं। तो लॉ, क्योंकि आपकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो सकती थी, तो इस स्कूल ने लॉ को मॉरलिटी से अलग कर दिया। ये इसकी विशेषता है। अब ये अच्छी विशेषता है या ख़राब विशेषता है वो मतलब तय की जा सकती है, लेकिन एनालिटिकल स्कूल स्ट्रिक्टली सेपरेट व्हाट द लॉ इज डेस्क्रिप्टिव फ्रॉम व्हाट ऑट टू बी मॉरल। तो ये जो एनालिटिकल स्कूल है वो कठोरता के साथ लॉ जैसा की है, जिसको हम वर्णनात्मक कहते हैं कि भाई लॉ ऐसा है कि आप कोई डूब रहा है, लॉ ये कहता है कि आपको जिम्मेदारी नहीं है बचाने की, आप चाहें तो बचा सकते हैं, लेकिन लॉ नहीं कह रहा है कि बचाओ, जबकि लॉ को ये कहना चाहिए था कि बचाओ भाई, आप एक इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा कानून होना चाहिए। मेरे ख्याल से सारे धर्म ग्रंथों की यही जो है वो शिक्षा हो सकती है या होगी। तो अगर सही तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करें धर्म ग्रंथों का, तो वहाँ पे हिंसा हो ही नहीं सकती है, वहाँ पे बचाने की मानवता को बात हो सकती है, वहाँ पे मतलब हिंसा की बात नहीं होगी अगर हम सही इंटरप्रिटेशन करें, सही मतलब लगाएं। अगर हम कुछ मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं या गलत तरीके से मतलब लगाते हैं तो एक अलग चीज़ है कि हम घुमा फिरा के अपनी बात जो है वो सिद्ध कर ही लेंगे। तो एनालिटिकल स्कूल स्ट्रिक्टली सेपरेट व्हाट द लॉ इज फ्रॉम व्हाट इट ऑट टू बी। लॉ क्या होना चाहिए और लॉ क्या है, इसमें फ़र्क बताता है और इसको अलग कर देता है कठोरता के साथ। कड़े शब्दों में कह देता है भाई इससे कोई मतलब नहीं है कि लॉ क्या होना चाहिए, हम तो इस बात पे बात कर रहे हैं कि लॉ क्या है इज़। अभी जो लॉ है वो है, और जो ताकतवर है उसका आदेश लॉ है वो आप मानिए, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। ये इतनी बात करता है जिसको हम डेस्क्रिप्टिव कहते हैं कि इसने डेस्क्राइब कर दिया। अभी मैं ताकतवर हूँ और मैंने एक वर्णन दिया, डेस्क्राइब किया, भाई ऐसा करो तुम जो है मतलब यहाँ 1 घंटे में वहाँ से सामान लेके आओ, और मैंने दूसरे आदमी से कहा कि तुम जो है यहाँ पर टहलना शुरू करो। तो ये लॉ है, मानना पड़ेगा। अब इसमें कितनी कठोरता है, कितनी मुश्किल है किसी एक व्यक्ति के लिए और कितनी दूसरे व्यक्ति के लिए, मैंने आसान आदेश दे दिया। तो ये डेस्क्रिप्टिव है, क्योंकि ताकतवर ने इस तरीके का आदेश दिया है। इसमें कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, कोई भी इक्वलिटी नहीं है, और ये मॉरल्स और लॉ को अलग अलग कर देता है। लॉ क्या होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं, इवन इफ ए लॉ इज अनजस्ट एज लॉन्ग एज इट इज मेड बाय द सॉवरेन इट इज स्टिल ए वैलिड लॉ। ये कहता है भाई पार्लियामेंट में बैठ के लोगों ने लॉ बना दिया, और पार्लियामेंट में बैठ के अगर लोगों ने लॉ बना दिया तो इस लॉ को हम लॉ कहेंगे, क्योंकि ये लॉ सॉवरेन ने बनाया है। और आपको पता है कि सॉवरेन ने पार्लियामेंट में बैठ के अगर लॉ बनाया है तो हम इस लॉ को वैलिड लॉ कह सकते हैं, क्योंकि एक ताकतवर व्यक्ति था जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर था, राजनीतिक रूप से संप्रभु था या वरिष्ठ था। उसने अपने जूनियर जो पॉलिटिकल उससे कमज़ोर लोग थे उनके लिए लॉ बनाया है। चाहे ये लॉ अनजस्ट है, चाहे ये लॉ उचित नहीं है, ठीक नहीं है, युक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि ताकतवर ने कह दिया या ताकतवर ने बना दिया, हम इसको एक वैलिड लॉ कहेंगे। ये जो है लॉ को मॉरलिटी से अलग कर देता है कि ताकतवर के द्वारा बनाया गया कानून लॉ होता है, और मतलब चाहे वो ठीक हो, उचित हो, उसमें जस्टिस हो ना हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हो जाए,
लेकिन यही लॉ है जो कि वो ताकतवर ने कहा है। तो लॉ और मॉरलिटी को ये सेपरेट कर देता है स्कूल, एनालिटिकल स्कूल। और चौथी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉवरेनिटी। और आपको पता है कि लॉ ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द विल ऑफ द पॉलिटिकल सुपीरियर, द सॉवरेन। लॉ कहाँ से आता है? जो बादशाह होता है, जिसे हम आजकल राज्य बोलते हैं, और इस राजा ने, जिसको हम बादशाह बोलते थे, हजारों युद्ध पहले भी करवाए और आजकल भी ये युद्ध करवा रहा है। तो ये जो सॉवरेन है कि मैं सॉवरेन हूँ, आपको पता है अमेरिका सॉवरेन बनने के लिए क्या जो है किस तरीके का ताकत यूज़ कर रहा है, और वो वही जिसको हम कहते थे कि दूसरे देशों पर कब्ज़ा करना, जिसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था? कैन यू टेल मी प्लीज़?